नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। पंजाब हरियाणा की सीमा पर जुटे किसानों ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली मार्च को टाल दिया है। दरअसल हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक युवक शुभकरण सिंह की मौत हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कल 23 फरवरी को वो देश भर में आक्रोश दिवस मनाएंगे। शुभकरण सिंह की मौत के शोक में ये आक्रोश दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी बताया कि 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत होगी और वहां देश भर के किसान पहुंचेंगे। आज हम लोगों ने अपने उस शहीद नौजवान किसान को श्रद्धांजलि भी दी है। वो किसान लहर का शहीद है और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा। ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला फोन लाइन पे हैं। रवीश, वहां पर की स्थिति क्या है? अब ये जो फैसला लिया गया है पूरे इस को स्थगित करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत होगी। ये आक्रोश दिवस जो मनाने की बात हुई है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और वहां की क्या स्थिति है इस समय? जी देखिए नगमा, पंजाब में क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है, एक नौजवान जो किसान है उसकी मौत हुई है। निश्चित तौर पर कल का दिन जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि कई सारी जगहों पर धरने प्रदर्शन होने की संभावना है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे की आज जो बैठक रही उसमें थोड़ी सी राहत की बात यह है सरकार के लिए कि जो महापंचायत है वो 14 मार्च को रखा गया है। अभी जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान संगठन जो धरना प्रदर्शन अभी दे रहे हैं और उनका दिल्ली मार्च का कॉल है, उससे उन्होंने उसमें शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। ये थोड़ी सी भारत सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि लग ये रहा था कि अगर वो इसमें शामिल होने की बात करते तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। कल क्योंकि जो शुभकरण की मौत हुई है उसके बाद में पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस को ये कहा है कि आप संयम का परिचय दें, आप उस तरीके से बल का प्रयोग न करें, जबकि हरियाणा पुलिस की ओर से जो पंजाब पुलिस के ऊपर में आरोप लगाए गए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में किसानों को बॉर्डर पर इकट्ठा होने दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस रोक नहीं रही है। तो एक तरफ से 2 सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ जो किसान संगठन है उनके भी मोर्चे जो है वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगे हुए हैं। कल उनका पता चल पाएगा कि आखिर क्या रुख है। तीसरी ये बात है कि पंजाब के अलग अलग जगहों पर जो 14 साल का जो किसान ये माफ करिएगा, जो 24 साल का ये किसान मारा गया है, उसको लेकर जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी है और उनका कहना है कि आखिर इतना बल क्यों प्रयोग किया गया जिसमें एक जो है वो नौजवान शख्स की मौत हो गई। तो कुल मिला के अब ये कहा जा सकता है कि इस स्थिति को अब कहां से बीच का रास्ता निकलेगा, कैसे केंद्र सरकार क्या कोई बातचीत का दरवाजा खोलती है या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास में कल शाम तक का वक्त है। अगर कल शाम तक कोई बातचीत की पहल होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये किसान संगठन बातचीत करते हैं केंद्र सरकार से। नहीं, लेकिन इसका हल निकाला जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पंजाब और हरियाणा के बीच में भी कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जी धन्यवाद रवीश। वैसे आपने ये रिपोर्ट भी हमें पहले भेजी है, दिखाते हैं हम आपकी ही वो रिपोर्ट जब पुलिस और किसानों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी और उसमें जो युवक शुभकरण सिंह है उनकी मौत हुई, जिस इलाके में हुई थी वहां पे क्या माहौल है, रवीश रंजन शुक्ला दिखा रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। किसान संगठनों ने 21 तारीख को दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया था और 2 रास्तों से ऐलान किया था दिल्ली जाने का। एक रास्ता जो आपने लगातार टीवी पर देखा, शंभू बॉर्डर, जहां पर मैं था उस वक्त, और एक रास्ता ये था खनौरी बॉर्डर। जो ये खनौरी, पंजाब का जो खनौरी कस्बा है, वहां से ये जो सड़क है ये जाती है नरवाना और जींद की ओर, रोहतक होते हुए ये दिल्ली जाती है। यहां पर इस बॉर्डर से भी जो है
वो किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली जाने की कोशिश की थी और उसके बाद में 21 तारीख को हिंसक एक झड़प हुई आंदोलनकारी किसानों के साथ में, और उसके जो निशान हैं वो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखिए, गाड़ी पूरी तरीके से टूटी हुई है और ये इस तरीके की ये केवल एक गाड़ी नहीं है। आपको आगे में दिखाऊं, ये कार एकदम तोड़ दी है। दूसरी ओर ट्रैक्टर आप देखिए, पंक्चर कर दिया। उसके बाद ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से टूटा हुआ है। एक ये ट्रैक्टर सामने आप देखिए, ये पूरा ट्रैक्टर तोड़ दिया और ट्रैक्टर तोड़ के और इसके बाद में इसकी बैटरी वैटरी सारी निकाल ली। जो आंसू गैस के इतने गोले यहाँ पर छोड़े गए कि अभी भी आपको सांस लेने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अभी तक भी जो माहौल है उसके हवा में वो सारी चीजें घुली हुई महसूस हो रही हैं आपको। बिल्कुल ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना बाड़बंदी, ये बिल्कुल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके की बाड़बंदी है, जिस तरीके की बाड़बंदी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर है, उसी तरीके की बाड़बंदी जो है वो खनौरी बॉर्डर पर है। अब आपको दूसरी ओर चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 21 तारीख को जो दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया था उसमें खनौरी बॉर्डर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर तीखी झड़प हुई और उस झड़प में सबसे दुखद बात यह है कि शुभकरण नाम के एक नौजवान किसान की यहाँ पर मौत हो गई। इस जगह पर मौत हुई थी और उसके सिर पर एक जख्म का निशान है बहुत गहरा। अब पोस्टमार्टम अभी जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि गोली के जरिए उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है वो इस पर कुछ नहीं कहा गया। लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी की बात है, जो पेच फंसा हुआ है, वो कैसे आखिर जो है वो सुलझेगा ये, और कैसे जो है वो जो डेडलॉक है जो सरकार और आंदोलनकारी जो किसान हैं उनके बीच का जो डेडलॉक है वो कैसे सुलझेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर जो तनाव है वो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब जो है वो इस मुद्दे को कैसे सरकार सुलझाती है, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ये मुद्दा उलझा हुआ है और उसको सुलझाना ही एक इम्तिहान है सरकार के लिए। इधर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर है और वो नवसारी में है इस वक्त। प्रधानमंत्री गुजरात को 60,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं और गुजरात के विकास की बात कर रहे हैं। निर्माण में ही 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहां पर कताई, बुनाई, जिनिंग, गारमेंट, टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी, ऐसे हर काम के लिए वैल्यू चेन का इकोसिस्टम बनेगा। यानी ऐसे हजारों कारीगर, श्रमिक यहां पर काम कर पाएंगे। इसी पार्क में मजदूरों के लिए आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की सुविधा भी होगी। यानी ये पार्क यहां आसपास के गांवों में भी रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आएगा। साथियों, आज सूरत के लोगों के लिए एक और अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि से बनने वाले तापी रिवर बैराज, ये तापी रिवर बैराज का आज शिलान्यास हुआ है। तापी रिवर बैराज ये बनने से सूरत में आने वाले कई वर्षों तक
सूरत में वाटर सप्लाई की चुनौती, उसका समाधान हो जाएगा। इससे बाढ़ जैसे खतरों से निपटने में भी मदद मिलेगी। साथियों, गुजरात समाज जीवन में, औद्योगिक विकास में बिजली का महत्व बराबर जानता है। 20-25 साल पहले एक समय ऐसा था जब गुजरात में घंटों घंटों तक बिजली की कटौती हुआ करती थी। आज जो 25-30 साल के लोग हैं ना, उनको पता भी नहीं होगा कि हम उस जमाने में अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। जब मैं सीएम बना तो लोग मेरे पास आकर गुहार लगाते थे, किसी तरह शाम के भोजन के समय बिजली का इंतजाम हो जाए। आप विचार करो, 2001 में लोगों मांगणी शू करता था कि साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं, नवसारी में बोल रहे हैं इस समय और विकास की बात कर रहे हैं गुजरात के, और किस तरह से अब हालात बदले हैं और क्या आगे और होने वाला है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 दिनों का है। अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। केरल के तिरुवनंतपुरम में समीरा बीबी नाम की एक महिला बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। बताया जा रहा है कि उसके पति ने उसे अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया था। ये सच है कि डिलीवरी के दौरान हमेशा अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये मामला इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि पति ने उसके लिए कोई सही इंतजाम करने की जगह एक्यूपंक्चर का तरीका चुना। ये माना जा रहा है कि आधी अधूरी जानकारी और पति की जिद महिला पर भारी पड़ी। मामला कुछ ऐसा है कि 36 साल की समीरा बच्चे को जन्म देते समय बहुत खून बहने से चल बसी। बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। समीरा के 3 बच्चे पहले से हैं और ये चौथा प्रसव था। समीरा नयाज नाम के शख्स की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से भी नयाज को एक बेटी है। समीरा की देखरेख शहाब नाम का एक शख्स कर रहा था जो तिरुवनंतपुरम में एक्यूपंक्चर क्लिनिक चलाता है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने समीरा को अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी उसके घर पहुंचे, लेकिन समीरा के पति ने उनके साथ भी बदसलूकी की। वो अड़ा रहा कि घर पर ही प्रसव होगा। वैसे तो बच्चे का जन्म एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें अस्पताल जाने की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती, लेकिन मेडिकल मदद से ये प्रक्रिया कुछ सुरक्षित हो जाती है और कुछ आसान। केरल का ये मामला दरअसल महिलाओं की उपेक्षा से ज़्यादा बड़ा है। ये समझना मुश्किल है कि एक्यूपंक्चर क्लिनिक चलाने वाला कोई शख्स प्रसव में मदद कैसे कर रहा था, और जो एक्यूपंक्चर क्लिनिक चलाता था क्या वो सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट भी था। इन दिनों मेडिकल साइंस में बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं और इसके अलावा लोग वैकल्पिक पद्धतियों को भी अपनाना चाह रहे हैं, मगर अक्सर उनका इस्तेमाल आधी अधूरी जानकारी के साथ होता है। वो ये नहीं देखते कि ये पद्धतियाँ कहाँ पर कितनी मददगार हैं और उनका भरोसेमंद स्रोत है या नहीं। गूगल और इंटरनेट पर भी इलाज खोजने का नया चलन पड़ा है। केरल के मामले में भले ही गूगल का या इंटरनेट में किसी भी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन लोग छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़ी बीमारियों तक के इलाज गूगल पर देखते हैं। इन सब के बीच कोई मारा जाता है तो हमें समझ में आता है कि हम एक बेहद गंभीर मसले को बहुत लापरवाही के साथ ले रहे हैं। ये जो मामला सामने आया है उसके लिए बात करने के लिए, इस पर इसकी गंभीरता पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, और खुशबू जैन हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। समीर भाटी साहब, ये मामला सुनने के बाद क्या लगता है, ये किस तरह का आपको लग रहा है कि नेग्लिजेंस है, एक वैकल्पिक पद्धति पर विश्वास है, या एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड भी है कि चाहे पद्धति कुछ भी हो उसकी पूरी जानकारी भी है या नहीं है? क्योंकि एक्यूपंक्चर भी अगर है तो वो एक एंशिएंट सिस्टम है, चाइना में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, पर यहाँ कौन कर रहा था, उसके पास क्या कोई सर्टिफिकेट था, ये तमाम सवाल उठते हैं इसे लेकर। देखिए, जिस तरह से इस घटना के बारे में बात करें तो इस घटना के बारे में मैंने भी थोड़ा विस्तार से देखा था, पढ़ा था। इसमें ऑलरेडी जो भी ये रही हैं महिला, इनके पहले भी 3 सिजेरियन हो चुके थे, तो वो ऑलरेडी
पेशेंट्स के पहले सिजेरियन रहे थे तो वो अस्पताल में ही रहे थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर हम बात करें तो केरला में हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट है कि कई बार क्या है कि इस तरह के दूर दराज में आप रह रहे हैं जहां पर आपकी इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वो भी किसी तरह से अभाव नहीं रहा। तो अगर इस केस का पर्टिकुलरली हम देखें तो देखिए इसमें तो पूरी तरह से ये नेग्लिजेंस और लापरवाही और इसके पीछे क्या मानसिकता रही है उसके ऊपर कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि इसमें सबसे ज्यादा अभी फिलहाल हेल्थ केयर को अगर सोशल मीडिया को लेकर देखूं तो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर निश्चित तौर पे थोड़ा ज्यादा बढ़ा है कोविड के बाद, अगर हम खास तौर पे देखें। पर यहाँ पर चुनौती सिर्फ ये है कि देखिए हेल्थ केयर हमारी आजकल बेसिक नीड बन गया है, बट सिर्फ हेल्थ केयर क्योंकि जिस तरह से अभी हमने टेली कंसल्टेशन शुरू किया है, दूर दराज गांव में हमारे सुपर स्पेशलिस्ट नहीं जा सकते, तो उस केस में इसके हमारे बेनिफिट्स काफी ज्यादा है। बट हाँ, क्योंकि हेल्थ एक सेंसिटिव मुद्दा है तो इसके अगर इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल हम अपने सोशल मीडिया को ना करें तो पब्लिक सेफ्टी के लिए थोड़ा बड़ा कंसर्न बन जाता है। ये एक बड़ा कंसर्न लग रहा है इसमें खुशबू जैन के एक जो भी मदद के लिए भी आया, पति ने उसे बिल्कुल वहां से उस पर नाराज हो गया, भगा दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तमाम महिलाएं अस्पताल जाएं, लेकिन गरीब से गरीब जगह और दूर दराज जगहों पर भी जो मिडवाइव्स हैं, इस तरह के हेल्प, पैरामेडिकल हेल्प भी मिल जाता है अगर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उसके ऊपर अब जो ये शख्स है इसके ऊपर अब केस भी हुआ है। जी बिल्कुल। अगर आप बात करेंगे, मैं सर से अग्री करूंगी पहले वाले पॉइंट पे कि सोशल मीडिया या फिर जो इंटरनेट पे हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगी है उससे बहुत हद तक हमारी हेल्प हुई है। हेल्प इस तरीके से हुई है कि हमारी जो कंट्री है और उसका जो ज्योग्राफी है, हर जगह पर सुविधा प्रोवाइड करना या हर जगह पर मेडिकल केयर प्रोवाइड करना इमीडिएट पॉसिबल नहीं था। तो अगर आप बेसिक हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले ले और वहां तक चीजें कर लें ताकि आप तब तक जब तक आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले अगर वो कर ले तो बहुत हद तक बहुत चीजें सॉल्व हो जाएगी। बट सब लोगों को ये जानने की बहुत जरूरत है कि जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो वहां पर जो क्रेडेंशियल्स है, अगर अगर आप एक्सट्रीम में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया किसी सीरियस इशू में आप लेबर जो है, जो बाकी लोग एडवाइस कर रहे हैं उन सिनेरियोज में या फिर ऑपरेशन के सिनेरियोज में या फिर किसी और सिनेरियोज में, इनमें जब आप इस तरीके की चीज़ों को यूज करते हो, खुद का नॉलेज या फिर इंटरनेट से जो मिला हुआ नॉलेज है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को समझने की सख्त जरूरत है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। इंटरनेट की जो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड होते हैं इंटरनेट पे वो बहुत एक्सपर्टाइज तरीके से नहीं होते हैं, कहीं पे होते हैं कहीं पे नहीं होते हैं। दूसरी चीज मिस इन्फॉर्मेशन और इस मामले में तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और किसी तरह का इलाज करना चाह रहा था। उसने एक वैकल्पिक जो शख्स था, जो एक्यूपंक्चरिस्ट था, वो कोई और था, उसका पति नहीं, जिसके वो देख रेख में थी। सवाल इसमें ये भी उठता है डॉक्टर समीर भाटी कि वैकल्पिक जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं वो एंशिएंट साइंस भी है, अच्छे हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस के लिए भी रेगुलेशंस हैं क्या, और कितने स्ट्रिक्टली इनको फॉलो किया जाता है? क्या कोई चेकिंग होती है? कौन क्या? जी 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 निश्चित तौर पे उसके लिए सभी तरह की वैकल्पिक सोर्सेज के लिए भी हमारी जो पद्धतियां हैं, हमारी रेगुलेशंस बनी हुई है। पर स्पेसिफिकली इस केस के सिलसिले में देखें तो जिस तरह से आशा वर्कर ने भी विजिट की कई बार और फॉलो अप भी लिया, पर उन्होंने खास तौर पे डिनाई कर दिया। तो वो किस तरह की क्या इंटेंशन रही उसके ऊपर नहीं कहा। पर अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली देखिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर्स और इन सब की बात की जाती है तो ये हमारी पेन मैनेजमेंट के लिए तकनीक्स का इस्तेमाल इनके लिए किया जाता है। पर खास तौर पे स्पेसिफिकली इस पेशेंट के लिए, क्योंकि खाली हम यहाँ पर डिलीवरी की बात नहीं करें, चाइल्ड लेबर की बात नहीं करें, यहाँ पर उसका किस तरह की हिस्ट्री रही थी, किस तरह की, क्योंकि वो हाई रिस्क वाली पेशेंट थी, तो ये सब चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बट हाँ, पॉलिसीज इन प्लेस है, बट उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कई बार एक चुनौती रहता है। जी, पॉलिसी इन प्लेस है पर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन और चेक्स, जैसे अगर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कोई कर रहा है, पहले तो आपने ये सही कहा कि ये पेशेंट अलग थी और यहाँ पर एक सीरियस कॉम्प्लिकेटेड केस था जहाँ 3 सिजेरियन ऑपरेशंस पहले हो चुके थे, तो वो क्या घर में ये मुमकिन था करना। दूसरे की ग्राउंड लेवल पे चेक्स नहीं होता उन लोगों का भी जो कोई और वैकल्पिक सिस्टम
प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो कोई भी दूसरा सिस्टम हो ट्रीटमेंट का। खुशबू जैन, अब ये जो शख्स है जो इसका पति है समीरा का, उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, तो आप जब इसको देखती हैं इस केस को, ये एक तरह से क्या इसमें कहा जाएगा, हत्या का मामला होगा, किस तरह का मामला इसमें बनता है? ये मैटर सबजुडाइज होगा। मुझे प्रॉपर एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं पता है, पर अगर जितने फैक्ट्स आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम जनरली बात करें तो आपने स्टार्ट में जो कहा था वो एकदम सही बात है कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में ही होता है बर्थ घर पे भी होता आया है। और हमारी एंशिएंट पद्धति अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स बहुत लेट आए थे जहाँ पे चाइल्ड बर्थ की बात होती है। बट दूसरी चीज जो सर ने बोली वो भी बहुत सही थी कि बहुत सारी जगह पर जहाँ हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे मेडिकल केयर नहीं है, वहाँ पे अगर ये चीज हुई है या फिर नॉर्मल बच्चा पैदा होने वाली बात होती है तो वो होती ही है। अब उन सिनेरियोज में कुछ मिसहैप हुआ है तो उसके लिए आप किसी को मर्डर के लिए नहीं डाल सकते अंदर। पर अगर किसी को जानकारी है कि ये करने से हाई लाइकलीहुड है कि कोई सीरियस इशू हो सकता है बच्चे की जान को या माँ की जान को, उसके बाद में भी उन्होंने वो चीज की है, और वो चीज करने के लिए उनके पास में ऐसा नहीं था कि कोई और कोई सुविधा या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो अगर उनको उसने फिर भी एक्सरसाइज नहीं किया तब जाकर आप बाकी चीजों को या क्रिमिनल इंटेंट को लाने की बात करोगे। बट वो इंटेंट आना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि उन्होंने उस चीज को जानबूझ के किया या फिर ये एक नॉर्मल प्रोसीजर कोई ने आपने अपने एक्सरसाइज किया राइट कि मुझे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करना है या मुझे घर में करना है। तो उन सिनेरियोज में अगर कोई आपने एक्सरसाइज राइट किया है तो मुझे नहीं और लगता उसमें ये भी नहीं साफ है कि महिला की मर्जी क्या थी, क्या जबरदस्ती उस पर ये थोपा गया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया खास करके इंटरनेट, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म, सर्च इंजिन्स पे देख के लोग सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। आप देखें तो गंभीर से गंभीर बीमारी के सिम्टम्स आपको खुद में नजर आ जाएंगे अगर आप सिम्टम्स ढूंढने लगें, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स कॉमन होते हैं। और ये देखकर एक अपना इलाज भी लोग शुरू कर देते हैं, वो एक खतरनाक ट्रेंड है, बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा हम देख भी रहे हैं भारत के अंदर एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और भी अगर हम वैसे देखें तो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी लोग ज्यादा ले रहे हैं, स्पेसिफिकली इंटरनेट पर देखकर। तो ये एक प्रचलन काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें हेल्थ केयर में देखिए किसी भी तरह की अगर इंफॉर्मेशन को आप ठीक तरीके से नहीं लेते तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खुशबू जैन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये एक अजीब मामला तिरुवनंतपुरम से सामने आया, जहां पर एक डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए एक शख्स ने अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने से भी मना किया, किसी तरह का मेडिकल हेल्प नहीं दिया, और आखिरकार इस महिला की मौत हो गई है और बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस समय 5 की बात में, और उसके बाद खबर मणिपुर की। मणिपुर में हाई कोर्ट के जिस आदेश के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, उसे अब हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। एक ब्रेक के बाद मणिपुर में हाई कोर्ट के जिस आदेश के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, उसे अब हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने पर अब नहीं विचार होगा। मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसले से विवादित पैरा हटाया है। एसटी दर्जे पर विचार के इसी आदेश पर हिंसा भड़की थी। 27 मार्च 2023 के आदेश के बाद ये हिंसा भड़की थी, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मणिपुर हिंसा के चलते बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं और हिंसा वहां पे लगातार जारी रही है। रत्नदीप, कोर्ट के इस फैसले का क्या अब असर दिखता है? लगातार हिंसा जारी है, लगभग 1 साल हो गए, और उसके बाद हमने देखा ये टकराव रहकर अब ये कोर्ट ने जो फैसला, एक तरह से अपना ही फैसला वापस लिया है। देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोर्ट का फैसला पहले क्या डायरेक्शन था और अब क्या डायरेक्शन है, क्योंकि मणिपुर एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन से जा रहा है। तो कोर्ट ने पहले जो डायरेक्शन दिया था, कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक पिटीशन में ये कहा था कि आप
आपको ये छूट है कि आप आगे जाके ये कंसिडर कर सकते हैं। ये जो पिटीशन में मांग की गई थी कि शेड्यूल ट्राइब समुदाय का दर्जा दिया जाए मैती समुदाय को, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये डायरेक्शन कोर्ट का था। ये डायरेक्शन जब निकला, इसके बाद जो हमने देखा पिछले साल की थोड़ा ये जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको थोड़ा मिसरीड भी किया गया कुछ संगठन द्वारा, और वहाँ पे पहले पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे पहले, और इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मगर कोर्ट के ऑर्डर से ही वहाँ पे वायलेंस शुरू हुआ वैसा भी कहना ठीक नहीं है। मगर अभी जो ऑर्डर निकला है, इस ऑर्डर में जो कंटेंशियस पैराग्राफ पिछले ऑर्डर के थे, जहाँ पे कि कहा गया था राज्य सरकार को आप कंसिडर कर सकते हैं कि मैते समुदाय को एसटी स्टेटस देने के लिए सेंटर को रिकमेंडेशन करने के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, ये था डायरेक्शन कोर्ट का। उस पैराग्राफ को हटा दिया गया है, उसको रिव्यू किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब एक स्टेटस को मेंटेन हो रहा है। मगर इसके साथ साथ और एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि राज्य सरकार ने पिछली बार कोर्ट का जो डायरेक्शन आया था या फिर उनको जो कहा था कि आप कंसिडर कर सकते हैं, इसके बाद भी राज्य सरकार ने वो रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को भेजा नहीं था। तो मैते का जो एसटी स्टेटस का डिमांड, वो रिकमेंडेशन आगे बढ़वाया नहीं गया था सेंट्रल गवर्नमेंट तक। इसके पहले ही वहाँ पे जो हिंसा हमने देखी वो हुआ है। मगर ये जो एक फैसला आया है, ये एक अहम कड़ी है, क्योंकि कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम में यूनियन होम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया था कि एक फैसले को थोड़ा गलत तरीके से समझा गया है और उसके कारण मणिपुर में हिंसा भड़की है, ऐसा एमएचए का भी कहना था। तो इसके कारण कहीं ना कहीं पे ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो पैराग्राफ है, इसको ऑर्डर से डिलीट करके इसको रिव्यू करने की एक कोशिश की गई है, जिससे कि एक स्टेटस को मेंटेन हो पाए। स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश है, और ये भी कि इस पैराग्राफ को वहां से हटा के एक रिव्यू करने की बात कही गई है। धन्यवाद आपका रत्नदीप। तो हाईकोर्ट ने फैसले से जो विवादित पैरा है उसको अभी हटाया है, इसे रिव्यू किया जाएगा। पहले भी कहा गया है एमएचए की तरफ से कि इसे गलत समझा जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन आकार नहीं ले पा रहा था, तभी ये बात भी उठी थी कि अखिलेश राहुल की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब गठबंधन भी हो चुका है और उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें कांग्रेस का न्योता कबूल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आगरा में राहुल का विस्तृत कार्यक्रम आएगा, फिर वो शामिल होंगे। अखिलेश यादव बोले कि चंद्रशेखर आजाद भी हमारे साथ हैं, साथ ही ये भी बोले कि हम सबको साथ लाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आपकी लड़ सकते हैं या अपनी पार्टी से? अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है, या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। और बहुत लंबे इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली समेत कई राज्यों में सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पे गठबंधन हुआ है। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी गठबंधन हुआ है। गुजरात की 2 सीटें कांग्रेस ने आप को दी। भरूच और भावनगर सीट से आप लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट आप ने कांग्रेस को दी। साउथ गोवा की सीट आप कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। साउथ गोवा सीट पर आपने उम्मीदवार घोषित किया था। हरियाणा की एक सीट कांग्रेस आपको देगी। पंजाब में अलग अलग लड़ने का पहले ही ऐलान हो चुका है। तो हमारे साथ शरद शर्मा भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आपको पहले सुनाते हैं कि इस पर क्या कह रहे हैं दोनों तरफ से जो गठबंधन हुआ है। तो सबसे पहले सुनते हैं क्या कहना है आम आदमी पार्टी का। अलायंस ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, अभी बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी क्लोज होगी। बातचीत चल रही है ये अभी कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात बन गई है दिल्ली में तो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर 7वां समन भेजा है। सोमवार 26 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। अब तक एक बार भी ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल के पेश नहीं होने पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर केजरीवाल को ईडी ने पेश होने को कहा था। कोर्ट में केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और कहा था कि कोर्ट की अगली सुनवाई में वो खुद आएंगे।
देखिए, अभी जो सम्मन आया है उस पे कानूनी राय लेकर के उसका जवाब फिर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले बहुत दिनों तक बर्फ ही नहीं गिरी, लेकिन उसके बाद बर्फबारी शुरू हुई तो कई जगहों पर, जैसे कि गुलमर्ग जो कि स्की रिजॉर्ट है, वहां पे लोग जाते हैं, वहां पे एक बर्फीला तूफान आया है और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 6 लोगों को बचाया भी गया है। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुलमर्ग में काफ़ी बर्फबारी हुई और ये स्की रिजॉर्ट जो है नज़ीर, वहाँ पे काफ़ी सैलानी आए, बहुत सारे लोग वहाँ पे स्कीइंग के लिए आते हैं। इस बीच ये जो तूफान आया है, बताएंगे इसमें वहां पर क्या हाल है इस वक्त? नजीर, क्या हाल है गुलमर्ग का? जी जी नजीर जी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव कार्य का, वो ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है। 6 स्कीयर्स जो रशिया के हैं उनको बचाया गया है, उनमें एक जख्मी है, लेकिन एक की मौत वाक़ा हुई है। ये एक ग्रुप था 7 स्कीयर्स का जो स्कीइंग कर रहे थे इन स्लोप्स पे। गुलबर्ग के ये खूबसूरती किसको नहीं अपनी तरफ खींचेगी। तो जाहिर सी बात है, जब वो स्कीइंग कर रहे तो एक बहुत ही बड़ी स्नो एवलांच आई जिसकी वजह से वो उसमें दब गए। इमीडिएटली एक रेस्क्यू ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, तो उसमें से एक तो पहले ही उसकी मौत वाक़ा हुई थी। इससे साफ लग रहा है कि एक तरफ अगर स्कीइंग काफ़ी फन है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आते हैं स्कीइंग के लिए, लेकिन इसमें रिस्क्स भी हैं। इस वक्त भी देखिए किस तरह खेलते हैं यहाँ बच्चे रहते हैं, तो वो खेलते हैं बर्फ पे। ये जो स्लोप्स हैं यहाँ की, ठीक जो इनको बेबी स्लोप्स बताया कहते हैं जी। तो ये बेबी स्लोप्स काफ़ी स्टेबल हैं, लेकिन स्नो एवलांच की जो वार्निंग पहले ही, एवलांच वार्निंग पहले दी गई थी, कल ही दी गई थी। कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच हो सकती है, और यहाँ क्योंकि जो इस तरह के स्कीयर होते हैं ये काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, तो वो उस इलाके में गए, किसी को मालूम नहीं वहाँ एवलांच आ सकती है। क्योंकि 4-5 दिन बाद यहाँ धूप निकली आज सवेरे से, और जिसकी वजह से बर्फ पिघलने लगा और उसी के साथ ये एवलांच भी हुई। इससे एक की मौत वाक़ा हुई, जैसे मैंने बताया। 6 और उनको रेस्क्यू किया गया, उनमें एक जख्मी है। गुलमर्ग में बहुत लोग आते हैं स्कीइंग के लिए, वहाँ पे ये जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी की क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं? वैसे कि कभी भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, स्नो स्टॉर्म वगैरह, तो रेस्क्यू टीम्स तैनात रहती हैं, सेफ्टी कितनी वहाँ पे अच्छी है? जी देखिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल हमेशा रहता है, और ये पहली दफ़ा नहीं कि एवलांच हुई, और पहली भी दफ़ा नहीं है जब कोई स्कीयर मरा है। जैसा मैंने बताया, स्कीइंग काफ़ी फन भी है, लेकिन इसके साथ रिस्क्स भी होते हैं, खासतौर पे जो ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, जो चाहता है कि उन जगहों पे जाएं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, बड़ी चोटियों पे जाएं, जो जैसे आपको यहाँ दिखाऊं, इस साइड हम कैमरा यहाँ इस साइड लें, ये जो काफ़ी बड़ी जो चोटियाँ हैं, स्लोप्स हैं, उनसे नीचे लोग आते हैं जो स्कीयर्स हैं, तो वहाँ से स्की करके आते हैं। तो उसी में एक में जो ये आ गई, ये काफ़ी ये एवलांच आ गया। जैसे मैंने बताया कि पहले ही यहाँ एक स्नो वार्निंग थी, एवलांच की वार्निंग थी, लेकिन वो क्यों गए, क्या वजह था, उनको जाने दिया गया या वो जाने कहने के बगैर या। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि बच्चे खेल रहे हैं यहाँ बर्फ पे, बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं गुलमर्ग। दिन में होते हैं क्योंकि उसके बाद जो ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो गुलमर्ग केबल कार का सेकंड फेज है, जो ऊंची पहाड़ी पे जाता है मंगरूरी से ऊंची, तो उसको बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पे। स्कीइंग जो स्लोप्स है उनको को पहले स्टेबलाइज किया जाता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसकी सेफ्टी देखते हैं, वो ठीक क्या है, स्टेबलाइज हुई है, उसके बाद स्कीयर्स को जाने दिया जाता है। क्योंकि जब बर्फ नहीं हो, 4-5 दिन तक बर्फ गिरी, तो इसके बाद पहले इन स्लोप्स को स्टेबलाइज किया जाता है जहां जहां से स्कीइंग होती है, उसके बाद स्कीयर्स वहां जाते हैं। लेकिन जो एडवेंचरस होते हैं वो कहीं भी जाते हैं, तो इसी में एक जो स्कीयर की आज जान चलेगी, वो मारा गया इसमें,
6 को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से एक जख्मी है और जख्मी को इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमेशा वार्निंग भी दी जाती है। वार्निंग भी एवलांच की थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं और जाते हैं जहाँ पे जो अनएक्सप्लोर्ड है, और वैसे में ये हादसा हुआ है। गुलमर्ग में 2 इसके फेजेस हैं, तो अपर फेज जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है, स्कीइंग वहाँ भी होती है, नीचे में भी बहुत बर्फ़ है, जैसा नज़ीर हमें नज़ारा दिखा रहे थे। इस वक्त में बहुत खूबसूरत नज़ारा वहाँ पे है, लेकिन साथ साथ इसमें एक ख़तरा रहता है जिसमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। ये हादसा हुआ है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस वक्त 5 की बात में।